काजल, माँ गुजर गई। मैं निकल रही हूँ अभी। सुबकते हुए बुआ जी ने बताया। मैं उनसे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। बोल ही कहाँ पाती। सूचना ही इतनी अप्रत्याशित थी। सुनकर जैसे विश्वास ही नहीं आया, और जब तक विश्वास हुआ फोन कट चुका था। इतना भी नहीं पूछ पाई कि ये सब कैसे और कब हुआ। वे माने या ना माने, पर यह सच है कि जितना हम बुआ के प्यार को तरसे हैं, उतनी ही हमारी कमी बुआ जी ने भी महसूस की होगी। हमारे संबंधों में लक्ष्मण रेखाएं मम्मी पापा ने खींच दी। इसमें हम दोनों बहनें कहाँ दोषी हैं। कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चों को भोगनी पड़ती है। सो भोग रहे हैं, कारण चाहे कुछ भी हो। कितना कितना सामान बुआ जी हम दोनों बहनों के लिए लेकर आती थी। बुआ जी की कोई बेटी नहीं थी और हमारा कोई भाई नहीं था। पापा के लिए भी जो कुछ थी बस बुआ ही थी। अतः अकेली बुआ जी हर रक्षाबंधन पर दौड़ी चली आती। हितेश और अभय भैया भी हमसे राखी बंधवाते, और राखी बंधाई में भैया हमें सुंदर ड्रेस देते। साथ में होती मैचिंग क्लिप, रुमाल, चूड़ियां, टॉफी और चॉकलेट। हम बुआ जी के आगे पीछे घूमते। बुआ जी अपने साथ मार्केट ले जाती, आइसक्रीम खिलाती, पानी पूरी खिलाती। ढेरों सामान से लदे जब हम घर में घुसते तो दादी माँ बुआ जी को डांटती। इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। इन दोनों के पास इतना सामान है, खिलौने हैं, पर इनका मन भरता ही नहीं। बुआ जी हंसकर कहती, माँ अब घर में शैतानी करने को यही दो बच्चियां हैं। घर कैसा गुलजार रहता है। ये हमारा बुआ भतीजी का मामला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। थोड़े बड़े हुए तो मुट्ठी में बंद सितारे बिखर गए। बुआ जी को बुलाना तो दूर, पापा ने उनका नाम तक लेने पर पाबंदी लगा दी। बुआ जी आती, भैया आते तो हम चोरी चोरी उनसे मिलते। वो प्यार करती तो उनकी आंखें नम हो जाती। पापा मम्मी ने कभी बुआ जी को अपने घर नहीं बुलाया, भैया से भी नहीं बोले, जबकि बुआ जी हम पर अब भी जान छिड़कती थी। राखियां खुल गई, रिश्ते बेमानी हो गए। कैसे इंतजार करूं कि कभी बुआ जी बुलाएंगी और कहेंगी, काजल और तन्वी, तुम अपनी बुआ जी को कैसे भूल गई। कभी अपनी बुआ के घर आओ ना। कैसे कहती बुआ जी, उनके आगे रिश्तों का एक जंगल उगाया था और उसके पार बुआ जी आ नहीं सकती थी। जाने ऐसे कितने जंगल रिश्तों के बीच उगाए जो वक्त बेवक्त खरोच कर लहलुहान करते रहे। बुआ जी के एक फोन से कितना कुछ सोच गई मैं ऑफिस से बाहर आकर अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हुई। तन्वी को मैंने फौरन फोन मिलाया तो वह बोली, दीदी फिलहाल मैं नहीं निकल पाऊंगी, बेंगलोर से वहां पहुंचने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। फ्लाइट भी कोई भरोसा नहीं, टिकट मिले ना मिले। फिर अजय भी यहाँ नहीं है, मैं 13वीं पर पहुंचूंगी, प्लीज आप निकल जाइए। फिर थोड़ा रुककर पूछने लगी, दीदी आपको खबर किसने दी, कैसे हुआ ये सब। पूछते पूछते रो दी तन्वी। तन्वी मुझे कुछ भी पता नहीं, बस बुआ जी का फोन आया था। कितना प्यार करती थी हमें दादी। तन्वी क्या मेरा जाना मम्मी पापा को अच्छा लगेगा। क्या मम्मी पापा भी उन्हें अंतिम प्रणाम करेंगे। नहीं दीदी, ये समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं है। मम्मी पापा अपने रिश्ते आप जाने, हमें तो अपनी दादी के करीब उनके अंतिम क्षणों में जाना चाहिए। दादी को अंतिम प्रणाम के लिए मेरी ओर से कुछ फूल जरूर चढ़ा देना। मैंने उदय के ऑफिस फोन मिलाया और उन्हें भी इस दुखद समाचार से अवगत कराया। तुम तैयार रहना काजल, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। फोन रख। मैंने अलमारी खोली और तैयार होने के लिए साड़ी निकालने लगी, तभी दादी की दी हुई एक कांचीवरम की साड़ी पर नजर पड़ी। मैंने साड़ी छुई तो लगा दादी को छू रही हूँ। उनका प्यार मुझे सहला गया। दादी की दी हुई एक एक चीज पर मैं हाथ फिराकर देखने लगी। इतना प्यार इन चीजों पर इससे पहले मुझे कभी नहीं आया था। आंखें बही जा रही थी। दादी की दी हुई सोने की चेन, अंगूठी, टॉप्स को देने का उनका ढंग याद आया। लौटते समय दादी चुपचाप मुट्ठी में थमा देती। उनके देने का यही ढंग रहा, अपना मुट्ठी भर प्यार मुट्ठी में ही दिया। उदय को भी जब चाहे कुछ न कुछ मुट्ठी में थमा ही देती। एक दो बार उदय ने मना करना चाहा तो बोली, उदय बेटा इतना सा भी अधिकार तो मुझे देना नहीं चाहते। तुम्हें कुछ देकर मुझे सुकून मिलता है। और इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई थी। तभी से उदय दादी से मिले रुपयों पर एक छोटा सा फूल बनाकर संभाल कर रखते थे और मुझे भी सख्त हिदायत दी थी कि मैं भी दादी से मिले रुपए खर्च ना करूं। मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा का झगड़ा दादा दादी से किस बात पर हुआ, बस धुंधली सी याद है। उस समय मैं 7 साल की थी। पापा दादी माँ से खूब लड़े झगड़े थे और उसी के बाद अपना सामान ऊपर की मंजिल में ले जाकर रहने लगे थे। इसके बाद ही मम्मी पापा ने दादी और दादा के पास जाने पर रोक लगा दी। यदि हमें उनसे कुछ लेते देख लेते तो छीनकर कचरे की टोकरी में फेंक देते और दादी को खूब खरी खोटी सुनाते। दादी ने कभी उनकी बात का जवाब नहीं दिया। जब पापा कहीं चले जाते और मम्मी आराम करने लगती तो हम यानी मैं और तन्वी चुपके से नीचे उतर जाती। दादी हमें कलेजे से लगा लेती और खाने के लिए हमारी पसंद की चीजें देती। मार्केट जाती तो हमारे लिए पेस्ट्री केक अवश्य लाती, जिसे पापा मम्मी की नजरें बचाकर स्कूल जाते समय हमें थमा देती। मम्मी पापा से शिकायत करती। पापा चाटे लगाते और कान पकड़कर प्रॉमिस लेते कि अब नीचे नहीं जाएंगे, और हम डर कर प्रॉमिस कर लेती। लेकिन उनके घर से निकलते ही मैं और तन्वी आंखों ही आंखों में इशारा करती और खेलने का बहाना करके दादी के पास पहुंच जाते। दादी हमें खूब प्यार करती और समझाती। अच्छे बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं। तन्वी गुस्से से कहती, वो आपके पास नहीं आने देते, हम तो यहाँ जरूर आएंगे। क्या आप हमारे दादा दादी नहीं हो। क्या आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं जो हम माने। दादी के पास हमारे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता था। दादी की एक तरफ मैं लेटती, दूसरी तरफ तन्वी और बीच में वह लेटती। वह रोज हमें नई कहानियां सुनाती, स्कूल की बातें सुनाती और जब पापा छोटे थे तब की ढेर सारी बातें बताती। हमें बड़ा मजा आता। दादाजी की जेब की तलाशी में कभी च्युइंगम, कभी जेली और कभी चॉकलेट मिल जाती, क्योंकि दादाजी जानते थे कि बच्चों को जेबों की तलाशी लेनी है और उन्हें निराश नहीं होने देना है। उनके मतलब का कुछ तो मिलना चाहिए। दादी झगड़ती हुई दादाजी से कहती, तुमने टॉफी चॉकलेट खिला खिलाकर उनके आदतें खराब कर दी हैं। ये तन्वी तो सारा दिन चीज मांगती रहती है, देखते नहीं बच्चों के सारे दांत खराब हो रहे हैं। दादाजी चुपचाप सुनते और मुस्कुराते रहते। तन्वी दादी की नकल करती हुई घुटनों पर हाथ रखकर उनकी तरफ कराहती, कभी पलंग पर चढ़कर बिस्तर गंदा करती। तन्वी तू कहना नहीं मानेगी तो तेरी टीचर से शिकायत करूंगी, दादी झिड़कती हुई कहती।
टीचर मुझसे कुछ कहेगी ही नहीं क्योंकि वह मुझे प्यार करती है। तन्वी कहती जाती और दादी को चिढ़ाती जाती। दादी उसे पकड़ लेती और गाल चूमकर कहती, प्यार तो तुझे मैं भी बहुत करती हूँ। सर्दियों के दिनों में दादी हमारी जेबों में बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, रेवड़ी, मूंगफली कुछ भी भर देती। स्कूल बस में हम दोनों बहनें खुद भी खाती और अपने दोस्तों को भी खिलाती। तन्वी और मुझे साड़ी बांधने का बड़ा शौक था। हम दादी की अलमारी में से साड़ी निकालती और खूब अच्छी से पिनअप करके साड़ी बांधती। हम आईने में अपने को देखकर खूब खुश होते। दादी हमारे कान कब छीनेंगे, हम टॉप्स कब पहनेंगे, तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ, मेरे कंधे तक आ जाओ तो तुम्हारे कान छिदवा दूंगी और तुम्हारे लिए सोने की बाली भी खरीद दूंगी। दादी की बातों से हम आश्वस्त हो जाती और रोज अपनी लंबाई दादी के पास खड़ी होकर नापती। एक बार दादाजी और दादी आगरा घूमने गए। वहां से हमारे लिए जरी गोटे वाले लहंगे लेकर आए। हम लहंगे पहनकर टेप चलाकर खूब देर तक नाचती और वह दोनों तालियां बजाते। दादी ऊपर छत पर चलो खेलेंगे, मेरे घुटने दुखते हैं, कैसे चढ़ पाऊंगी। दादी आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा, हम आपको ऊपर ले जाएंगी। वो कैसे बिटिया? उन्हें आश्चर्य होता। एक तरफ से दीदी हाथ पकड़ेगी, एक तरफ से मैं, बस आप ऊपर पहुंच जाओगी। तन्वी के ऐसे लाड़ भरे उत्तर पर दादी उसे गोद में बिठाकर चूम लेती। दादी का कोई भी बॉल पेन, शाल तन्वी न छोड़ती, वो कहीं भी छिपा कर रखती। तन्वी निकाल कर ले जाती। दादी डांटती, तब तो दे जाती, लेकिन जैसे ही उनकी नजर बसती बॉल पेन फिर गायब हो जाती। वो अपने बॉल पेन के साथ हमारे लिए भी खरीद कर लाती, पर दादी के हाथ में जो कलम होती हमें वही अच्छी लगती। हम उन दोनों के साथ कैरम और लूडो खेलती, खूब चीटिंग करती। दादी देख लेती और कहती कि चीटिंग करोगी तो नहीं खेलूंगी। हम कान पकड़कर सॉरी बोलती। दादाजी इतनी अच्छी तरह स्ट्रोक मारते कि एक एक साथ चार चार गोटियां निकालते। हाय दादाजी, इस बार भी आप ही जीतेंगे, माथे पर हाथ मारकर मैं कहती। तभी तन्वी दादाजी की गोटी उठाकर खाने में डाल देती। चीटिंग चीटिंग दादी कहती। ओह दादी, अब खेलने भी दो, बच्चे तो ऐसे ही खेलेंगे ना। सभी तन्वी की प्यारी सी बात पर हंस पड़ते। दादी आपके घुटने दबाओ, देखो दर्द अभी कैसे भागता है। तन्वी की आंखें चमक उठती। मैं कहती ना थी कि आपको ठीक कर दूंगी, अब आप काम मत करना, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। और तन्वी झाड़ू उठाकर कुर्सी टेबल साफ करने लगती। दादी आपके लिए चाय बनाऊं? पूछते पूछते तन्वी किचन में पहुंच जाती। लाइटर उठाकर गैस जलाने की कोशिश करती। दादी वहीं से आवाज लगाती, चाय रहने दे तन्वी, एक गिलास पानी दे जा और दवा का डब्बा भी। तन्वी पानी लाती और अपने हाथ से दादी के मुंह में दवा डालती। एक बार मैं किसी शादी में गई थी, वहाँ बच्चों का झूला लगा था। मैं भी बच्चों के साथ झूलने लगी। पता नहीं कैसे झूले में मेरा पैर फंस गया। मुश्किल से सबने खींचकर मेरा पैर निकाला। बहुत दर्द हुआ, पाँव सूज गया, चला भी नहीं जा रहा था। मैं रोते रोते पापा मम्मी के साथ घर आई। पापा ने मुझे दादी के पास जाने नहीं दिया। जब पापा मम्मी गए तब मैं चुपके से दीवार पकड़कर सीढ़ियों पर बैठ कर नीचे उतरी। दादी के पास जाकर रोने लगी। उन्होंने मेरा पैर देखा, मुझे पलंग पर लिटाया, पैर पर मुंह की मालिश की, हीटर जलाकर सिकाई की और गोली खाने को दी। थोड़ी देर बाद दादी की प्यार भरी थपकियों ने मुझे उनकी गोद में सुला दिया। कितनी भी कड़वी दवा हम दादी के हाथों हंसते हंसते खा लेती थी। मेरा या तन्वी का बर्थडे आता तो दादी पूछती, क्या चाहिए तुम दोनों को? हम अपनी ढेरों फरमाइशें उनके सामने रखते। वह हमारी फरमाइशों में से एक एक चीज हमें ला देती और हम पूरा दिन दादी का दिया गिफ्ट अपने से अलग ना करती। बचपन इसी प्रकार गुजरता रहा। नानी के यहाँ जाने पर हमारा मन ही ना लगता। हम चाहती थी कि हम दादी के पास ही रह जाए, पर मम्मी हमें खींच कर ले जाती। हम वहाँ जाकर दादाजी को फोन मिलाते। दादाजी हमारा मन नहीं लग रहा, आप आकर ले जाइए। सारे बच्चे नानी के यहाँ खुशी खुशी जाते हैं, नानी खूब प्यार करती है, पर तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? दादाजी समझाते हुए पूछते। दादाजी हमें आपकी और दादी की याद आ रही है। हमें ना तो कोई अपने साथ मार्केट लेकर जाता है, ना चीज दिलवाता है, नानी कहानी भी नहीं सुनाती, बस सारा दिन ईशान और आरव के साथ लगी रहती है। हम क्या करें दादाजी? दादाजी रास्ता सुझाते। बेटा काजल और तन्वी सुनो, तुम अपने पापा को फोन लगाओ और उनसे कहो कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप आकर ले जाओ। दादाजी की यह तरकीब काम कर जाती। हम रो रो कर पापा से ले जाने के लिए कहते और अगले दिन पापा हमें ले जाते। हम दोनों लौटकर दादी और दादाजी से ऐसे लिपट जाते जैसे कब के बिछड़े हो। पापा ने हमें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। हम लौटते तो दादाजी और दादी को इंतजार करते पाते। उनकी अलमारी हमारे लिए सौगातों से भरी रहती। हाई स्कूल पास करने के बाद दादाजी ने मुझे घड़ी दी थी। हम बड़े हुए तो पता चला कि दादाजी केवल पेंशन पर गुजारा करते हैं। हमारा मन कहता कि हमें अब उनसे उपहार नहीं लेने चाहिए, लेकिन जब दादी हमारी मुट्ठियों में रुपए ठूस देती तो हम इनकार न कर पाते। हॉस्टल जाते समय लड्डू मठरी के डब्बे साथ रखना दादी कभी ना भूलती। दोनों बहनों का कान छेदन एक साथ हुआ तो दादी ने छोटे छोटे टॉप्स अपने हाथ से हमारे कानों में पहनाए। और जब मेरी शादी पक्की हुई तो दादी उदय को देखने के लिए कितना तड़पी। जब नहीं रहा गया तो मुझे बुलाकर बोली, काजल बेटा अपना दूल्हा मुझे नहीं दिखाएगी? अभी दिखाती हूँ दादी, कहकर एक छलांग में ऊपर पहुंचकर उदय का फोटो अलमारी से निकाल दादी की हथेली पर रख दिया था। दादी कभी मुझे तो कभी फोटो को देखती, जैसे दोनों का मिलान कर रही हो। फिर बोली, उदय बहुत सुंदर है, बिल्कुल तेरे अनुरूप, दोनों में खूब निभेगी। मैंने उदय को मोबाइल मिलाया और बोली, उदय दादी तुमसे मिलना चाहती है, शाम तक पहुंचो। शाम को उदय दादी के पैर छू रहा था। मेरी शादी मैरिज होम से हुई थी। शादी में पापा ने दादा दादी को बुलाया नहीं तो वे गए भी नहीं। शादी के बाद मैं अड़ गई कि मेरी विदाई घर से होगी। विवश हो मेरी बात उन्हें रखनी पड़ी। मुझे तो अपने दादाजी और दादी का आशीर्वाद लेना था। दुल्हन वेश में उन्हें अपनी काजल को देखना था। उनसे किया वादा कैसे टालती? मेरी विदाई के समय दादाजी और दादी उसी प्रकार बाहरी दरवाजे पर खड़े थे जैसे स्कूल जाते समय खड़े रहते थे। मैं दौड़कर दादी से लिपट गई। दादाजी के पांव छूने झुकी तो उन्होंने बीच में ही रोककर गले से लगा लिया। दादी ने सोने का हार मेरी मुट्ठी में थमा दिया और सोने की एक गिन्नी उदय की मुट्ठी में। जब भी मायके जाती दादी से सौगात में मिले कभी रिंग, कभी टॉक्स, कभी साड़ी मुट्ठी में दबाए लौटती। दादी ने मुझे ही नहीं तन्वी को भी खूब दिया। उन्होंने हम दोनों बहनों को कभी खाली हाथ नहीं आने दिया।
कैसे आने देती? उनका मन प्यार से लबालब भरा था, वो खाली होना जानती ही ना थी। उनके पास जो कुछ अपना था सब हम पर लुटा रही थी। मम्मी पापा देखते रह जाते। हमने उनकी बातों को कभी अहमियत नहीं दी, बल्कि मुख विरोधी ही करते रहे। अरे काजल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अलमारी पकड़े क्या सोच रही हो? उदय बोले तो मैं जैसे सोते से जागी। उदय, मेरी दादी चली गई, मुट्ठी भरा प्यार चला गया। अब कौन मेरी और तुम्हारी मुट्ठियों में सौगात ठूसेगा? कौन आशीर्वाद देगा? मैं दादी को निर्जीव कैसे देख पाऊंगी? उदय के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मैं जब उदय के साथ वहां पहुंची तो लगभग सभी रिश्तेदार आ चुके थे। दादी के पास बुआ जी तथा अन्य महिलाएं बैठी थी। मैं बुआ जी को देखकर लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते ही पूछा, बुआ जी, मम्मी पापा? बुआ जी ने नाव में गर्दन हिला दी। मैं दंदनाती हुई ऊपर जा पहुंची। मेरा रोदन शोभ और क्रोध बनकर फूट पड़ा। आप दोनों को मम्मी पापा कहते हुए आज मुझे शर्म आ रही है। पापा, आपने तो अपनी माँ के दूध की इज्जत भी नहीं रखी। एक माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, आज उसी का कर्ज आप चुका देते। और मम्मी, जिस माँ ने अपना कोख जाया आपके आंचल से बांध दिया, उसका भविष्य, अपनी उम्मीदें आपको सौंप दी, उन्हीं के बेटे के कारण आज आप माँ का दर्जा पा सकी। एक औरत होकर औरत का दिल नहीं समझ सकी। आप आज भी उन्हीं के घर में रह रही हैं। कितने कृतज्ञ हैं आप दोनों। पापा, क्या आप अपनी देह से उस खून और मज्जा को नोच कर फेंक सकते हैं जो आपको उन्होंने दिया है? उनका दिया नाम आपने आज तक क्यों नहीं मिटाया? आपकी अपनी क्या पहचान है? ये शरीर भी उन्हीं के कारण धारण किए हुए हो। यदि आप अपना फर्ज नहीं निभाओगे तो क्या दादी यूं ही पड़ी रहेंगी? आप सोचते होंगे कि इस घड़ी में दादाजी आपकी खुशामद करेंगे? नहीं। हितेश भैया किस दिन काम आएंगे? यदि आज आप दोनों ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो इस भरे समाज में मैं आपका त्याग कर दूंगी और दादाजी को अपने साथ ले जाऊंगी। चौंक पड़े दोनों। सोचने लगे तो ऐसी नहीं थी। आज क्या हुआ इसे? सुनो काजल, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आती? मेरी दादी गई है, उन्हें अंतिम प्रणाम करने का मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आप लोग भी नहीं। होश में आओ काजल। अभी तक होश में नहीं थी पापा, आज पहली बार होश आया है और अब सोना नहीं चाहती। आज उस मुट्ठी भर प्यार की कसम, आप दोनों नीचे आ रहे हैं या नहीं? काजल की आवाज में चेतावनी की आग थी। विवश हो दोनों को नीचे आना ही पड़ा। लेकिन उस दिन के बाद काजल की नजरों में उसके मम्मी पापा की अहमियत बहुत ही नीचे गिर गई थी, क्योंकि अब वो उस सम्मान के लायक नहीं थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।